टू एसएससी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं सुपन सुंदरी की स्वर्णिम आभा। मोहक मुस्कान से आज भी सबका मन मोह लेती हैं हेमा मालिनी। आप जानते हैं कि आज हेमा मालिनी का बर्थडे है, उनकी बात करते हैं। 16 अक्टूबर 1948 को जन्मी हेमा मालिनी का जन्म माता लक्ष्मी के 108 नामों में से चुनकर रखा गया था। हेमा मालिनी सोने की माला को संदर्भित करता है। उन्होंने अपने नाम को अभिनय जगत में चरितार्थ किया। हेमा मालिनी की जन्मतिथि पर उनके अभिनय सफर की शुरुआत पर स्मिता श्रीवास्तव का आलेख। हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का बचपन दिल्ली में गुजरा। बचपन में स्कूल के बाद जहां बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं मासूम और हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली हेमा मालिनी नृत्य सीखने जाती थी। मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने मंच पर प्रस्तुति दी थी। वर्ष 1962 में उनके पिता मद्रास का नाम चेन्नई आ चुके थे। इसी नृत्य कला की वजह से 14 वर्ष की आयु में हेमा मालिनी को विशेष तौर पर तमिल फिल्म निर्माताओं की ओर से फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। तब हेमा मालिनी ने पहली बार फिल्म इधु साथियम में सिंगाना गाने पर परफॉर्म किया था। उस दौरान तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों की जानी मानी शख्सियत सीवी श्रीधर ने विमल राय की नूतन अभिनीत फिल्म सुजाता को लगभग 18 बार देखा था। वह चाहते थे कि उनकी नायिका की शुरुआत वहां से हो जहां पर नूतन ने छोड़ा था। वह हेमा के परिवार से मिले। उन्होंने हेमा को तमिल फिल्म से लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा, इस शर्त के साथ कि उनका स्क्रीन नाम बदलकर सुजाता बुलाया जाएगा। हालांकि हेमा के फिल्मों में काम करने को लेकर ही घर में घमासान मचा हुआ था। हेमा के पिता VSR चक्रवर्ती हेमा के फिल्मों में काम करने के विरुद्ध थे। हेमा की मां जया चक्रवर्ती चाहती थी कि बेटी फिल्मों में भाग्य आजमाए, जबकि हेमा को इसमें कोई खास उत्साह नहीं था। तब उनकी मां ने हेमा के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर उन्हें पहली फिल्म में काम करना पसंद नहीं आता है तो वह इस क्षेत्र को छोड़ सकती हैं। तिरस्कार ने बदला निर्णय। बहरहाल नए काम की आदत डालना आसान नहीं होता। प्रस्ताव मिलने के बाद हेमा को फोटो शूट के लिए बुलाया गया। यह पहला अवसर था जब हेमा ने साड़ी पहनी थी। कुछ महीनों बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। श्रीधर ने स्थानीय अखबार में आधिकारिक घोषणा की कि वह अभिनेत्री जयललिता, जो बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी, के साथ नई लड़की को लॉन्च करने जा रहे हैं। घोषणा के बाद फिल्म की शूटिंग आरंभ हुई और अचानक बिना किसी चेतावनी या सूचना के श्रीधर ने हेमा को फिल्म से हटाने की घोषणा कर दी। हेमा और उनकी मां के लिए यह किसी झटके की तरह था। सबसे बुरी बात यह हुई कि श्रीधर ने मीडिया में कहा कि नई अभिनेत्री सुजाता अभिनय नहीं कर पा रही है और उनमें स्टार बनने की क्षमता नहीं है। महज 16 साल की हेमा फिल्मों की दुनिया से बाहर आने और अपना मूल नाम वापस पाने को लेकर खुश थी। हालांकि हेमा की मां इस घटना से बुरी तरह टूट गई थी। मां की हालत देखते हुए हेमा ने निर्णय लिया कि अब वह अभिनेत्री ही बनेगी। स्क्रीन टेस्ट में ही कर दिया साबित।
इस प्रकरण के बाद हेमा किसी अच्छी फिल्म के प्रस्ताव का इंतजार कर रही थी। एक डांस शो के दौरान तमिल निर्माता बी अनंत स्वामी हेमा की प्रस्तुति से काफी प्रभावित हुए। वह हिंदी के शोमैन राजू कपूर के साथ हिंदी फिल्म बना रहे थे। उन्होंने हेमा को प्रस्ताव दिया, साथ ही स्पष्ट बताया कि फिल्म से जुड़े सभी निर्णय राज कपूर ही लेंगे। फिल्म संगम के बाद निर्माता ने राज कपूर से शूटिंग की तिथियां ले रखी थी। वह एक दक्षिण भारतीय चेहरे को लॉन्च करना चाहते थे जो नृत्य में भी पारंगत हो और वैजयंती माला के बराबर हो। हालांकि पूर्व में हुए अनुभव से आहत हेमा की मां इस प्रस्ताव पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वहीं मां को खुश करने के लिए हेमा श्रीधर को उत्तर देने के साथ वह यह साबित करना चाहती थी कि वह फिल्मों में काम कर सकती हैं। फिल्म स्वीकृति की खबर के बाद हेमा के पिता ने खाना पीना छोड़ दिया था। घर में काफी अशांत माहौल था। आखिरकार 4 दिन बाद पिता ने समर्पण कर दिया और हेमा की पहली फिल्म की तैयारी शुरू की हुई। फिल्म के निर्देशक महेश कौल को लगा कि बोलचाल में उनका तमिल उच्चारण हावी था, सो अपनी हिंदी की वजह से बॉम्बे, यानी कि अब मुंबई नाम है बॉम्बे का, में ऑल इंडिया रेडियो की प्रख्यात उद्घोषक और समाचार वादक लक्ष्मी शर्मा ने हेमा को भाषा और संवाद अदायगी का प्रशिक्षण दिया। उसके बाद हेमा को स्क्रीन देने के लिए कहा गया। इस स्क्रीन टेस्ट और संगीतकार शंकर भी मौजूद थे। इस स्क्रीन टेस्ट का निर्देशन राजू कपूर ने किया। इस दौरान निर्देशक के आसिफ और संगीतकार शंकर भी मौजूद थे। जैसे ही सीन पूरा हुआ, कैमरे के पीछे से राज कपूर ने कहा कि यह लड़की भारतीय सिनेमा की अगली सुपरस्टार होगी। यह हेमा के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। उनकी आंखें छलक आई थी। वहीं कोने में खड़ी उनकी मां मुस्कुरा रही थी। बाद में राज कपूर की बात सही साबित हुई। पोस्टर बना पहचान। इसके बाद हेमा और उनकी मां मुंबई आ गईं और महेश कौल की राज कपूर हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म सपनों के सौदागर की शुरुआत हुई। शुरुआती 8 महीनों तक हेमा और उनकी मां निर्माता बी अनंत स्वामी के घर पर ही रुके। जब फिल्म के पोस्टर तैयार किए जा रहे थे तो अनंत स्वामी ने हेमा के चेहरे के साथ लिखवाया राज कपूर की ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी ने कहा भी था कि उन्हें लगा था कि यह प्रचार का हिस्सा है। फिल्म के रिलीज के बाद लोग उसे भूल जाएंगे, पर इस फिल्म के बाद मीडिया ने उन्हें ड्रीम गर्ल बुलाना आरंभ कर दिया। सपनों के सौदागर के सिनेमाघर पहुंचने से पहले ही उन्हें 5 नई फिल्में धर्मेंद्र के साथ शराफत, तुम हसीन मैं जवान, शशि कपूर के साथ अभिनेत्री और जहां प्यार मिले, और देव आनंद के साथ जॉनी मेरा नाम मिली। धर्मेंद्र के साथ उनकी शुरुआत फिल्म भले नहीं चली, लेकिन उनकी जोड़ी को पसंद किया गया। आगे इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में कई कामयाब फिल्में दी। बाद में दोनों पति पत्नी भी बने। चलिए, ये खबर तो हो गई पूरी। अब देखते हैं कोई दूसरी खबर हो शायद।
वीटा ने भी 2 रुपये प्रति लीटर दूध महंगा किया। अमूल के बाद वीटा डेयरी ने भी 2 रुपये प्रति लीटर दूध के भाव बढ़ा दिए हैं, जो शनिवार को आधी रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। वीटा दूध बल्लवड़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव राज ने बताया कि अब तक वीटा का फुल क्रीम दूध 1 लीटर 62 रुपये में मिलता था। अब फुल क्रीम दूध का भाव बढ़कर 64 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह से अब तक आधा लीटर दूध फुल क्रीम 31 रुपये में मिलता था। अब आधा लीटर 32 रुपये में मिलेगा। एनसीआर में अमूल का भाव फुल क्रीम 1 लीटर 64 रुपये और आधा लीटर 32 रुपये में मार्केट में बेचा जा रहा है। अमूल ने अपने रेट 14 अक्टूबर से लागू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि वीटा ने पनीर पर भी 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ा दिए हैं। पहले वीटा का 1 किलोग्राम पनीर 350 रुपये में बाजार में मिलता था, अब 1 किलोग्राम 400 रुपये में मिलेगा। प्लांट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव राज ने बताया कि दूध के रेट बढ़ने के बारे में सभी बूथ संचालक विक्रेताओं को सूचना दे दी गई है। सभी ट्रांसपोर्टर को भी इसके बारे में सूचित किया जा चुका है ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। तो ये थी अगली खबर। अगली खबर है शिक्षकों की कमी को लेकर प्याला स्कूल के छात्रों ने गेट पर जड़ा ताला। शिक्षकों में बल्लभगढ़ राजकीय प्राथमिक स्कूल प्याला में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने गेट पर ताला जड़ दिया। गांव से सीकरी जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक जाम लगा दिया। जाम करीब 1 घंटे तक लगा रहा। गांव के लोग ढूंढसा, असावटी और शाहपुर खुर्द के मार्गों से होकर बल्लभगढ़ पलवल के लिए गए। बच्चों द्वारा लगाए जाम की खबर सुनकर मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी सतीश चौधरी पहुंचे। उन्होंने छात्र से पूछताछ की तो बताया कि स्कूल में मुख्याध्यापक सहित सिर्फ 2 शिक्षक हैं। उन्होंने छात्रों की बात सुनकर बताया कि सीआरसी से गांव सीकरी से वे 3 शिक्षकों की ड्यूटी स्कूल में लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी ऑनलाइन तबादले चल रहे हैं, सभी सूचियों को दुरुस्त कर रहे हैं। किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी से 3 शिक्षकों को स्कूल भेजने का आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने जाम खोल दिया। ये थी खबर, पूरी हो गई। अगली है थैलेसीमिया बच्चों संग मनाया जन्मदिन। समाज सेवी संदीप सिंघल ने अपना जन्मदिन थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ मनाया। फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में संस्था के महासचिव रविंद्र डुडेजा का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर केक भी काटा गया। सेक्टर 12 के सिनेमा हॉल में बच्चों को फिल्म भी दिखाई गई। संदीप सिंघल ने बच्चों को उपहार प्रदान किए। रविंद्र डुडेजा ने कहा कि शहर के कई समाजसेवी अब अपना जन्मदिन थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के साथ मनाते हैं। कार्यक्रम में समाज सेविका कविता सिंघल, रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद संस्कृति के प्रधान लव विज, सुनीता विज, प्रतिमा गर्ग, मुकेश गोयल, सुनील अग्रवाल, सुनील गुप्ता, देवेंद्र गर्ग, देवांश सिंघल तथा धैर्य सिंघल भी मौजूद रहे। ये थी खबर। अगली खबर है तैयारी, पंच चुनाव के लिए दुरुस्त की जा रही है मतपेटियां।
पंचायत चुनाव की अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई। प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पंच चुनाव के लिए मतपेटियों को दुरुस्त किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। गांव में कई कई पंच वार्ड होते हैं और एक वार्ड में 4 से 5 उम्मीदवार होते हैं। इसलिए अभी भी पंच का चुनाव मतपत्र के माध्यम से कराया जाता है। एक मतपेटी में सभी उम्मीदवारों के मतपत्र डाले जाते हैं। हर बूथ पर एक मतपेटी रखी जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच चुनाव के लिए मतपेटियों को खंड कार्यालय में भेज दिया है। पंचायत विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने मरम्मत करके तैयार कर दिया है। उन्होंने एक एक मतपेटी को खोलकर और बंद करके देखा है। जो मतपेटी खराब हो चुकी है उसे अलग रखा जाएगा। तो ये थी खबर। अगली खबर है, हौसले से जीता एवरेस्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की बेटी 14 वर्षीय दिव्यांग चंचल सोनी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा की तरह दर्द, आलोचना और पारिवारिक अलगाव के ताने बाने में बंधी हुई हौसले की उड़ान की कहानी है। चंचल स्वीकारती है कि यदि उनके मन में हौसला नहीं बना रहता तो शायद वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। चंचल ने मई 2022 में बिना थके एक ही पैर से माउंट एवरेस्ट के प्रथम बेस कैंप तक 5364 मीटर ऊंचाई नापी। पिता संजय सोनी इस दुनिया में नहीं हैं। चंचल ने बताया कि मात्र 2.5 साल की उम्र में मां मंजू सोनी ने अपने शराबी पति से तंग आकर घर छोड़ दिया। पहले उसके पिता दिव्यांगता को लेकर ताना कसते, उसके बाद आस पड़ोस के लोग भी चंचल का मजाक बनाते, लेकिन चंचल ने हिम्मत बनाए रखी। वह एग्जैक्ट फाउंडेशन संस्था रुद्री में रहकर पढ़ाई करती हैं। पिछले 7 वर्षों से चंचल रुद्री स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 10वीं में पढ़ाई कर रही हैं। 3 भाई बहनों में वह दूसरे स्थान पर हैं। बचपन से ही उनका एक पैर नहीं है। एक सामाजिक संस्था का सहारा मिला तो उन्होंने एक पैर से ही नृत्य की शुरुआत कर दी। वह जब मंच पर लगातार 15 से 20 मिनट तक एकल नृत्य का हुनर दिखाती हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चंचल सोनी उन हजारों दिव्यांगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो अपनी शारीरिक कमियों को लेकर हतोत्साहित हो जाती हैं। अगली खबर है, किताब घर, स्वाधीनता संग्राम की सावरकर दृष्टि। भारत की स्वाधीनता के लिए जिन अमर नायकों ने अपनी वैचारिकी से इस आंदोलन को प्रभावित किया, उनमें विनायक दामोदर सावरकर अलग ही मुकाम पर प्रतिष्ठित हैं।
भारतीय अस्मिता को अपने मौलिक चिंतन से नई अवधारणा देने में सावरकर का नाम लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी दृष्टि वैचारिकी और सैद्धांतिक प्रश्नों को लेकर अंग्रेजी और हिंदी में कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनके कारण आम जनमानस में सावरकर को लेकर विमर्श का एक आधुनिक अध्याय शुरू हुआ है। इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की अंग्रेजी में प्रकाशित वीर सावरकर का हिंदी अनुवाद स्वागत योग्य घटना है, जिसे रमाशंकर सिंह और नरेश कौशिक ने कुशलतापूर्वक संपादित किया है। किताब सावरकर को केंद्र में रखकर उनके समय और तत्कालीन समाज में भारतीय नवजागरण को विस्तार से देखती परखती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत द्वारा लिखी गई भूमिका ने भी कुछ मूलभूत प्रश्न इसके संदर्भ में प्रस्तावित किए हैं, जिनकी रोशनी में किताब की अवधारणा समझी जा सकती है। सावरकर के संबंध में ऐसे अनेक पक्षों को नए सिरे से प्रस्तुत करने का जतन लेखक द्वय करते हैं जो अभी तक विमर्श की परिधि से बाहर रहे हैं। वे तार्किक ढंग से इस तर्क का संधान करते हैं कि किस तरह सावरकर ने पहली बार स्वतंत्र भारत को अब तक की सर्वाधिक सशक्त सुरक्षा नीति तथा कूटनीति व्यवहार का विचार दिया। एक तरह से ये किताब उस समय और भी अधिक प्रासंगिक बनकर सामने आती है जब हम अपनी स्वाधीनता की हीरक जयंती पूरी कर चुके हैं। भारत की एकता और अखंडता को सावरकर के उन प्रयासों में देखने की युक्ति भी यह कृति प्रस्तावित करती है जिसमें देश के विभाजन को रोकने के लिए सावरकर प्रयासरत रहे। यह अलग बात है कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं ने सावरकर दृष्टि का एक खास ढंग से अवमूल्यन किया, साथ ही उनकी हिंदुत्ववादी सोच पर चिंता जताई। बावजूद इसके देश को एकजुट बनाए रखने की उनकी सैद्धांतिकी को भी समग्रता में पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे उन सीमांतों को भी परखा जा सके जो किन्हीं आशयों के तहत अभी तक प्रबुद्ध समाज में विद्वानों द्वारा अछूते माने जाते थे। शोध और तथ्यों के साथ लिखी गई इस किताब में कई अध्याय हैं जो सावरकर के बहाने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का एक विस्तृत ब्यौरा उकेरते हैं। सावरकर युग का प्रारंभ परिचय के साथ आरंभ हुई। यह किताब 8 अध्यायों में विभक्त है जिनमें तटस्थता से बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को समेटने की कोशिश की गई है जो आज की नई पीढ़ी जानना चाहती है। इसमें कांग्रेस ने विभाजनकारी मुस्लिम राजनीति के सामने कैसे घुटने टेके, क्या है सावर का हिंदुत्व, भारत में क्रांति के देवदूत का जयघोष, अखंड भारत हेतु एक राष्ट्रवादी का संघर्ष, सावरकर का अंतिम पड़ाव, अंधकार और प्रकाश, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कूटनीति में नए प्रतिमान, तथा सावरकरवाद एक दृष्टिकोण जिसने भारत को एक नया रूप दिया। अध्यायों में हम उस हिंदुत्ववादी जननायक की चिंताओं से रूबरू होते हैं जिसने भारत माता को अपनी आस्था से एक अखंड राष्ट्र के रूप में पाने का स्वप्न देखा था। उनके कई प्रेरक गीत भी इसी बात को रेखांकित करते हैं कि उनके हृदय में कैसा क्रांतिकारी उपस्थित था। जिसने भारत माता को अपनी आस्था से एक अखंड राष्ट्र के रूप में पाने का स्वप्न देखा था। उनके कई प्रेरक गीत भी इसी बात को रेखांकित करते हैं कि उनके हृदय में कैसा क्रांतिकारी उपस्थित था। सागरा प्राण तड़मडला जैसा कालजयी गीत भी
सावरकर साहित्य का अमर उदाहरण माना जाता है। किताब को रचने में जिन महत्वपूर्ण कृतियों का अध्ययन किया जाता है उनमें स्वयं सावरकर की रची पुस्तकों मेरा आजीवन कारावास, काला पानी, हिंदू पदपादशाही, 6 स्वर्णिम पृष्ठ के अलावा अजय जोग, धनंजय कीर, बाला राव सावरकर, सीताराम गोयल, अमलेश त्रिपाठी, बलराज कृष्ण, आरजे मूरे, युवराज कृष्ण और पंडित बाखले की कृतियां शामिल हैं। उदय माहुरकर और चिरायु पंडित कई सैद्धांतिक प्रश्नों को विश्लेषणात्मक ढंग से उभारते हैं। साथ ही ऐसे ढेरों संकेत देते चलते हैं जिससे सावरकर की कार्य प्रणाली को लेकर एक बौद्धिक अवधारणा सामने आती है। जैसे सावरकर रियासतों में चल रही राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं। जुलाई 1942 में उन्होंने लिए जैनियों से लिए जाने वाले कर को समाप्त करने की प्रार्थना की थी। ऐसे तथ्यों को तर्कपूर्ण ढंग से रेखांकित करते हुए लेखक द्वय सावरकर की वैचारिकी को समग्रता में मूल्यांकित करते हुए भारतीय राजनीति के प्रति उनके विचारधारात्मक संघर्ष को प्रखरता देते से लगते हैं। एक खोजपरक पुस्तक जो विनायक दामोदर सावरकर को आधुनिक ढंग से समझने की कुंजी देती है। वीर सावरकर जो भारत का विभाजक रोक सकते थे और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि, उदय माहुरकर, चिरायु पंडित, बस इतना ही था इस वीडियो में, सॉरी इस खबर में। टेरा कार्ड्स नेक्स्ट है। सितारे बोलते हैं। ओशो कहते हैं प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वह सद्भाव का अनुसरण करती है। प्रसन्न रहने का कोई अन्य तरीका नहीं है। हृदय में दूसरों के प्रति सद्भाव रखें ताकि जीवन में प्रसन्नता का पर्याय बन सके। ये ओशो के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी की हुई है।